नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मनु भंडारी जी की कहानी छत बनाने वाले। तो ये कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे के बाईं ओर की दीवार पर लगी नेम प्लेट को 2 बार अच्छी तरह पढ़ने के बाद बड़े झिझकते से हाथों से शरद ने कुंडी खटखटाई। कौन? एक दहाड़ता सा स्वर दरवाजे से टकराकर बिखर गया। शरद की समझ में नहीं आया वो क्या कहे। एक बार तो मन हुआ कि चुपचाप चल दे और होटल में टिक जाए, पर रिक्शा जा चुका था। तभी भीतर से खड़ाओं की खटपट खटपट करती आवाज करीब आती लगी और भड़ाक से दरवाजा खुला। धोती को तहमद की तरह लपेटे, बनियान पहने, ललाट पर लंबा सा तिलक लगाए जो व्यक्ति सामने दिखाई दिए वही ठाकुर ताऊ जी हैं। यह समझते शरद को देर नहीं लगी। उसके चेहरे पर फैला प्रश्नवाचक भाव और अधिक गहरा होता उससे पहले ही शरद ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते ताऊ जी। छनांस के लिए घनी भौं के नीचे आंखों के कटोरे कुछ सिकुड़े, ललाट की 3 सलवटें कुछ और अधिक उभर आईं। सामान रखे की ओर देखते हुए उड़ती सी नजर डालकर उन्होंने फिर शरद के चेहरे की ओर देखा और अनुमान लगाते से स्वर में बोले, कौन? तुम पन्ना हो क्या? बहुत दिनों बाद अपने बचपन का नाम सुनकर शरद को हंसी आ गई। मुस्कुराता सा बोला, जी हाँ। और उसके साथ ही सामने वाला व्यक्ति का तिलक फैल गया। चेहरे के सारे तनाव ढीले पड़ गए और शरद ने अपनी पीठ पर एक स्नेहिल स्पर्श महसूस किया। कमाल है भाई, कोई खबर नहीं, सूचना नहीं, मैं तांगा भेज देता लेने के लिए। आओ आओ। शरद ने अपना सूटकेस और बैग उठाते हुए कहा, मैंने सोचा घर तो ढूंढ ही लूंगा, सवेरे सवेरे बेकार ही तकलीफ होगी। वाह, इसमें तकलीफ की क्या बात है भला? फिर शरद को सामान उठाते देखकर कुछ परेशान से बोले, अरे सामान यहीं रख दो, अभी तुम्हारा कमरा ठीक हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा। और फिर जरा व्यस्त भाव से भीतर की ओर झांक कर बोले, सुनती हो मोटू की माँ, देखो तो कौन आया है। मोटू की माँ ने सुना या नहीं इसकी तरीक भी चिंता किए बिना शरद की पीठ पर हाथ रखकर वो उसे भीतर ले गए। शरद को पिताजी की बात याद आई। आदर्श परिवार, किसी को देखना हो तो ठाकुर साहब को देखे। क्या डिसिप्लिन है, क्या बच्चे हैं। और शरद ने एक उड़ती सी नजर कमरे पर डाली। बैठो। और ताऊ जी खिड़कियां खोलने लगे। रामेश्वर मजे में है, तुम्हारी अम्मा, बाल बच्चे? शरद जी जी करता रहा। ये शायद घर की बैठक है, शरद ने अनुमान लगाया। 2 तख्त जोड़कर मोटा सा गद्दा बिछाकर रखा था जिस पर हल्की सी मैली हुई चादर बिछी थी। 3 तरफ गोल तकिए पड़े थे। दीवारों पर सुनहरी फ्रेम में मढ़ी हुई तस्वीरें लगी थी। गोपियों के साथ होली खेलते हुए कृष्ण, शिव, पार्वती। एक कैलेंडर लटका था जिस पर कल की तारीख लगी हुई थी। दीवालों पर 2 तरफ सिंदूर के स्वास्तिक चिन्ह बने थे। सामने की दीवार के बीचों बीच दीवार घड़ी टंगी हुई थी। तख्त से कुछ हटकर दोनों ओर की दीवारों के सामने 2-2 टीन की कुर्सियां रखी थी जिन पर रंग बिरंगी फूल कढ़ी सफेद गद्दियां बिछी थी। तुम्हें बड़ी खुशी हुई, पर आने से पहले तुम्हें खबर करनी चाहिए थी। शरद को कुर्सी पर बिठाकर स्वयं तख्त पर बैठते हुए उन्होंने कहा, वैसे कोई 1 महीना पहले रामेश्वर ने लिखा था कि पन्ना 1 सप्ताह के लिए यहाँ आकर रहना चाहता है। तो यदि घर में दिक्कत हो तो किसी होटल में इंतजाम करवा दीजिए। जी, वो शरद कुछ कहने ही जा रहा था कि बीच में ही वे दहाड़ उठे। जी क्या? घर होते हुए तुम होटल में ठहरोगे? होटल भी कोई भले आदमियों के ठहरने की जगह होती है। रामेश्वर बड़ा शहरी हो गया है।
अपनापन अब उसमें रहा ही नहीं। वरना जब यहाँ था तो घरों के बीच में जरूर दीवार थी, पर हम लोगों के मन एक थे। तुम्हें तो क्या याद होगी उन दिनों की, मुश्किल से 9 बरस के रहे होगे, और जैसे उनकी आंखों के आगे वे ही दिन उभर आए। छोटू, मोटू, पन्ना, मोती दशरथ के चारों बेटों की तरह रहते थे। उनके चेहरे पर ममता में उल्लास चमकने लगा। शरद मोटू छोटू के बारे में पूछने ही जा रहा था, तभी थोड़ी थोड़ी तक घूंघट निकाले एक महिला दरवाजे पर आकर ठिठक गई। इस दुविधा में कि भीतर घुसे या नहीं। आओ आओ, देखो, पहचानती हो इन्हें? शरद ने हाथ जोड़कर उठते हुए बड़ी विनम्रता से कहा। नमस्ते ताई जी, पर इस संबोधन से वे शायद पहचान नहीं पाई। सो ज्यों की त्यों खड़ी रही। अरे पन्ना है, पन्ना नहीं पहचान सकी ना? अपनी रामेश्वर का बड़ा बेटा। और ताऊ जी हो करके हंस पड़े। ओह पन्ना है, खबर नहीं दी भैया, कोई लिवाने चला जाता। और भीतर आकर ताई जी ने शरद की पीठ पर हाथ फेरा। ताऊ जी के मुकाबले में ताई जी की आवाज़ बड़ी धीमी और मुलायम लगी। नहीं कोई जाता तो तकलीफ होती। ये शहरी लोग हैं आराम तलब, इन्हें हर बात में तकलीफ दिखाई देती है। स्नेह ने व्यंग के पैने किनारे को इतना मुलायम बना दिया था कि बात मन में कहीं चुभी नहीं। रामेश्वर लाला अच्छे हैं? अम्मा, मोती, हीरा। अब तो आप घूंघट खोल लीजिए ताई जी। शरद को इस घूंघट से बड़ी उलझन हो रही थी। भाई मेरठ छोटा सा शहर है, यहाँ बड़े शहरों जैसी बेशर्मी तो चलती नहीं। फिर हमारे घर की तो, पर मैं तो छोटू मोटू की तरह ही हूँ ताई जी। नहीं नहीं, ताऊ जी नकारात्मक भाव से सिर हिलाते हुए बोले। अपना जाया बेटा भी जब जवान हो जाता है तो। नहीं नहीं, यह सब मुझे पसंद नहीं। शरद को बड़ा अजीब सा लगा। फिर एकाएक प्रसंग बदलकर वे ताई जी से बोले, अब तुम कुछ दूध लस्सी का सिलसिला तो लाओ। और हाँ सुनो, छोटी बड़ी बहू को कहो कि पन्ना के लिए ऊपर का कमरा तैयार कर दे। शरद ने आवाज की बुलंदी और रोब को भीतर तक महसूस किया और उसे लगा कि ताऊ जी केवल हुक्म ही दे सकते हैं, कभी नहीं किसी के सामने याचना करनी पड़े तो। उस समय कैसा रहा होगा इनका स्वर। ताई जी लौट गईं। छोटू मोटू कहाँ है? शरद को खुद आश्चर्य हुआ कि जिस बात को सबसे पहले पूछना चाहता था उसे इतनी देर तक कैसे टालता रहा। इस घर में आने का सबसे बड़ा आकर्षण तो उसके हमउम्र मोटू छोटू ही थे। बचपन की स्मृतियों को सजीव करने में उसे सबसे ज्यादा मदद तो उन्हीं से मिलेगी। वे दोनों मंदिर गए हैं। मंदिर? हाँ, यहाँ पास ही है। शरद के स्वर में लिपटा आश्चर्य का भाव वे शायद पकड़ नहीं पाए। उसी सहज भाव से बोले, शाम को आरती के समय चाहो तो तुम भी चले जाना, बस आते ही होंगे। इतने में तुम भी नहा धोकर निपट लो। शरद का मन हो रहा था कि किसी तरह एक प्याला चाय मिल जाए तो हिले डुले, पर दूध लस्सी की बात सुनने के बाद उससे कुछ भी कहा नहीं गया। वो उठा और बरामदे में रखे अपने बैग से तौलिया, ब्रश आदि निकाला और सूटकेस में से एक जोड़ी कपड़े। वो नल है, वहां दातून कर लेना, उधर ही गुसल खाना है, इशारे से बताकर ताऊजी फिर बैठक में चले गए। शायद कंधे पर तौलिया लटकाए, मुंह में पेस्ट लगाए, ब्रश दबाए 2 मिनट यूं ही निरुद्देश्य सा देखता रहा। आंगन के बीचों बीच पक्का चबूतरा बना हुआ था, जिसके ऊपर बने सीमेंट के गमले में तुलसी खूब फूल रही है। गमले के चौड़े से किनारे पर एक बुझा हुआ दीपक रखा है। आंगन के चारों ओर करीब 5-6 फुट चौड़ा बरामदा सा बना हुआ है और फिर कमरे। तभी पायल की झनक से उसका ध्यान टूटा। गुलाबी पीली साड़ियों में लिपटी, अपने को भरसक समेटती सी, लंबा लंबा घूंघट काढ़े 2 महिलाएं हाथ में झाड़ू, दरी, सुराही आदि लिए बैठक के ठीक सामने की ओर बने जीने में घुस गई। ये छोटू मोटू की बहुएं होंगी, शरद ने अनुमान लगाया। और एकाएक उसके सामने कुंतल का चेहरा घूम गया। बिना बाहों का ब्लाउज पहने और ऊंचा जूड़ा बांधे, जाने क्यों उसे भीतर ही भीतर हंसी आ रही थी। वो गुसल खाने में नहा रहा था
कि उसे बाहर आंगन में 3-4 लोगों के पदचाप सुनाई दिए और फिर ताऊ जी का स्वर, अरे छोटू मोटू पन्ना आए हैं लखनऊ से, अभी नहा रहे हैं। स्वर में उल्लास बढ़ रहा था। अरे हमारा बेटा चरणामृत लाया है, लाओ लाओ, इतना बड़ा हो, ताऊ जी शायद किसी बच्चे से कह रहे थे। एकाएक शरद के मन में छोटू मोटू को देखने का कौतूहल जाग उठा। उसने जल्दी जल्दी बदन पोंछकर कपड़े पहने और निकला तो अरे पन्ना भैया, और लपक कर दोनों ने शरद के पैर छुए। पास खड़े ताऊ जी मुग्ध भाव से भरत मिलाप का यह दृश्य देखते रहे, पर शरद बेहद संकुचित हो उठा। उसे ध्यान आया उसने तो ताऊ जी ताई जी तक के पैर नहीं छुए। ये लल्ला है मोटू के बेटे और ये मुन्ना है छोटू के बेटे, पैर छुओ तो बेटा ताऊ जी के। और ताऊ जी ने हल्के से बच्चे को शरद की ओर धकेल सा दिया। मोटू छोटू डील डॉल में शायद उससे 21 ही थे। चौड़े ललाट पर चंदन का टीका, दोनों हाथ में कलाइयों में कलावा बंधा हुआ था। छोटू के गले में काली डोरी में बंधे तवीज जैसे कुछ लटक रहा था। शायद उन्हें इस भाव में देखता रहा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। आपके आने की कोई खबर नहीं दी भैया, वरना हम तांगा लेके स्टेशन आ जाते। तीसरी बार यही बात सुनकर शरद को लगने लगा जैसे खबर न देकर सचमुच ही उसने कोई अपराध कर दिया हो। दूध और लस्सी के गिलास क्रोशिये से बने जालीदार मोजपेच से ढकी एक छोटी सी टेबल के चारों ओर रखे थे और बीच में एक प्लेट नुमा थाली में मठरी और बेसन के लड्डू। तुम दूध लोगी या लस्सी? हमारे यहाँ इस मामले में छोटे से लेकर बड़े तक सब मन के मालिक हैं। किसी को दूध चाहिए तो किसी को दूध की लस्सी, कोई दही की लस्सी के सिवाय कुछ छूता ही नहीं। सबकी फरमाइश पूरी करती है तुम्हारी ताई जी। अपने घर की सारी व्यवस्था को लेकर ताऊ जी कुछ अतिरिक्त उत्साह में आए हुए थे। मन के मालिक होने का सहारा पाकर शरद ने झिझकते से स्वर में कहा, यदि दिक्कत न हो तो मैं चाय लेना। ऐसी गर्मी में चाय? ताऊ जी ने बीच में ही बात काट दी। पर यह भी कोई चाय का मौसम है भला? चाय तो शरीर को झुलसा देती है भैया, छोटू बोला। हल्के किस्म का नशा ही है, लत लग गई है तो फिर सर्दी गर्मी क्या? ये मोटू का फतवा था। ताऊ जी ने दोनों की बात का समर्थन करते हुए प्रसन्न मुद्रा में सिर हिलाया और फिर फैसला सुनाने के ढंग से कहा, इनके लिए गरम गरम दूध लाओ जी। यहाँ पानी मिला बाजार का दूध नहीं है, घर की भैंसी का दूध है। चाय पिलाकर तुम्हारी सेहत बिगाड़नी है? और उन्होंने तृप्ति युक्त आनंद से छोटे मोटे को भरे पूरे शरीर को देखा। शरद के भीतर कुछ उमड़ा जिसे उसने भीतर ही दबा लिया। अरे भैया, आप यहाँ क्या ऑफिस के काम से आए हैं? ऑफिस तो मेरा कोई नहीं है। ताई जी ने दूध का गिलास शरद के हाथ में पकड़ा दिया था। उसकी ओर घूमते हुए उसने कहा, और उसे लगा कि अब वही प्रसंग आने वाला जिस वजह से कामकाजी लोगों के बीच में बचना चाहता है। वो मन ही मन अपने को साधने लगा। आप शायद अपना ही कोई धंधा करते हैं। हथेली से दूध की सनी मूंछों को साफ करते हुए मोटू ने जिज्ञासा प्रकट की। शरद की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। गोद में बैठे अपने 2-3 साल के पोते के मुंह में मठरी का चूरा देते हुए ताऊ जी ने पूछा, तुम आजकल वैसे कर क्या रहे हो? दूध का घूंट जैसे तैसे सटक कर आखिर उसने कहीं डाला, जी बस यूं ही कुछ लिखने विखने का शौक है। अब तो हो ही गई पड़ी, पर पेट से तो डॉक्टर होकर नहीं निकली थी, ताऊ जी भभकते। फिर बड़े खेद और असंतोष से सिर हिलाते हुए कहते, हमारी तो समझ में नहीं आता कि रामेश्वर ने सारे घर का सिलसिला क्यों बिगाड़ रखा है। लड़कियों को कहीं यूं छूट दी जाती है। लगता है रामेश्वर ने बच्चों की तरफ से आंखें मूंद ली है। कच्ची उम्र में बच्चों का भविष्य उसके हाथ में छोड़ देने से ऐसा ही होता है। फिर एकाएक स्वर को गिराकर बोले, तुम विश्वास नहीं करोगे, छोटू ने इस घर में कम तूफैल नहीं मचाए थे। मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन क्या आ गई, अपने को लाट साहब ही समझने लगा था।
आगे पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, दुकान पर नहीं बैठेंगे। फिर एकाएक वे कुछ आत्मीय बातें करने के मूड में आ गए। जरा सामने झुककर शरद को विश्वास में लेते से बोले, प्रेम व्रेम के चक्कर में भी पड़ गए थे? भी बावेला मचाया घर में कि बस कोई कायस्थों की छोकरी थी आवारा सी? एकाएक शरद की जिज्ञासा जागी, पर पता नहीं उन्होंने शरद के सामने यह सब कहना उचित नहीं समझा या कि वह प्रसंग दोहराना ही उन्हें अरुचिकर लगा। सो उन्होंने बात को वहीं तोड़कर उसका सारा निचोड़ सुना दिया। सो भैया घर है तो ऊंच नीच तो लगी ही रहती है। जमाने की हवा है तो बच्चे उससे अछूते थोड़े ही रहते हैं, पर घर का जमा जमाया एक सिलसिला हो तो सब ठीक हो जाता है। बच्चे जब भटकने लगे उस समय भी यही उन्हें ठीक से गाइड न कर सके तो लानत है हमारे माँ बाप होने पर। और एकाएक ताऊजी ने डंडा मेज पर जमाया तो चमड़े की वो जीभ एक बार फिर हवा में लपलपा उठी। शरद को लगा कि प्रतिवाद करने के लिए यदि उसने चूक की भी तो ये जीभ उसे निगल ही लेगी। पुराने एसोसिएशन ताजा होते ही शरद को जैसे लिखते का मूड आ गया। देखे हुए स्थानों का एक एक डिटेल वो अपनी डायरी में नोट करने लगा। सिनेमा के ट्रेलर की भांति नीचे से मोटू, छोटू और ताऊजी की बातों के प्रसंगहीन टुकड़े उसके कानों में पड़ते रहे। अम्मा महादेव जी के मंदिर में बड़े चमत्कारी महात्मा आए हैं, उन्हीं से लेकर ताबीज बांधो, वैद्य हकीमों से ये गठिया नहीं जाएगी। मोटू भैया हाथरस वाले को मैंने जवाब दे दिया कि बिना जायका जुड़ाए तो हम संबंध नहीं करेंगे। शंकरलाल के लड़के ने किसी बंगाली से शादी कर ली। माँ बाप बेचारे झक मार रहे हैं। हरदेई चाची के मरने पर बेटे ने कह दिया हम तेरहवीं नहीं करेंगे। सीमेंट के 20 थैले का इंतजाम और हो गया, आप काम शुरू करवा देना चाहिए। मजदूरों के दिमाग की आजकल आसमान पर चढ़ रहे हैं, पर जैसे ही ताऊजी आते सारे घर में उनका स्वर गूंजने लगता और बाकी स्वर जैसे उसी में डूब कर रह जाते। मैं कहता हूँ इन लल्ला मुन्ना को तो कुछ सिखाया करो, औंधे लेट कर पढ़ रहे हैं, ये कोई ढंग है पढ़ने का? तुम लोगों को हमने होशियार कर दिया, अभी ना तो तुम लोग देखो भाई, दुनिया भर के आदेश, दुनिया भर की हिदायतें। आज बाहर नहीं गए? ऊपर चढ़ते हुए ताऊजी ने पूछा। बस यूं ही कुछ लिखने बैठ गया, पैन बंद करके। कुर्सी से जरा सा उठते हुए शरद ने दरवाजे पर खड़े ताऊजी का स्वागत किया। शाम को सब लोगों से मिल मिला आता हूँ, इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाता है। शरद चुप रहा और बाहर छत की ओर देखने लगे। धूप छत पर से कभी भी सिमट चुकी थी। इस समय हवा में थोड़ी ठंडक भी आ गई थी। हवा यहाँ खूब चलती है। फिर 1 मिनट ठहर कर पूछा, रामेश्वर मकान बनवा रहा है या नहीं? शरद को लगा अब वे अपने मकान की बात करेंगे। हमने तो भाई सिर छिपाने और पैर टिकाने के लिए मकान बनवा लिया। होठ दबा लेने के कारण शरद की हंसी मुस्कुराहट बनकर रह गई। कुछ भी हो, अपने मकान की होड़ नहीं। क्यों? समर्थन के अतिरिक्त शरद के पास कोई चारा नहीं था। 2 कमरे छोटू के लिए, 2 मोटू के लिए, बिल्कुल अलग। अब न कोई किसी का लेना न देना। साथ रहकर भी हमारे यहाँ सब स्वतंत्र हैं। मैंने नियम बना दिया है कि रात के 9 बजे के बाद कितना ही जरूरी काम हो, बेटे और बहुओं को उनके कमरे से नहीं बुलाया जाएगा। फिर काम भी ऐसा बांट रखा है कि झगड़े की कोई बात नहीं। फिर गर्दन जरा आगे की ओर झुकाकर कहा, तुम्हें आए 3 दिन हो गए, कभी देखा तुमने बहुओं को लड़ते हुए? सुनील की तू मैं। शरद को पहली बार ख्याल आया कि उसे तो आज तक यह भी नहीं पता कि मोटू की बहू कौन सी है और छोटू की कौन सी। उसके कमरे की खिड़की से नीचे के आंगन का थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, वहीं से उसे कभी कभी रंगीन साड़ियों की झलक मिल जाती है। न भी मिलती है तो दूसरे दिन आंख खुलते ही सामने तार पर फैली हुई साड़ियों से वो अनुमान लगा लेता है कि कल ही ये साड़ियां उनके शरीर पर रही होंगी। सो भैया हमने तो शुरू से ही ऐसा सिलसिला बिठा दिया कि झगड़े टंटे की कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर सामने रखी सीमेंट की बोरियों की ओर देखकर बोले, भाग दौड़ करके सीमेंट इकट्ठी की कि अपने रहते रहते ऊपर की मंजिल भी बनवा दूंगा। कौन जाने आगे क्या हो। यूं अब छोटू मोटू के बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने तो इसी इरादे से छतें छोड़ दी थी
बच्चे जब तक छोटे रहे खेल कूद लें, बड़े होने लगे तो सिर पर छतें डलवा दो। कमरे बन गए और अपनी ही दूरदर्शिता पर वे मंद मंद मुस्कुराते रहे। फिर एकाएक उठते हुए बोले, कौन जाने इनके बड़े होने तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। सो सिलसिला बिठा ही दूं। आँख खुलते ही शरद ने पहली बार सोची कि आज वह चल देगा। 2 बार जोर की अंगड़ाई लेकर वह छत पर निकला तो देखा सारी छत पर धूप फैल गई है। सामने सीमेंट की बोरियों के चारों ओर ईंट के ढेर लगा दिए गए हैं। जरा सा नीचे झांका तो देखा कि छोटू कमर में पायचे खोसे, कमीज की बाहें मोड़, हाथ में पानी का बाल्टी लिए खड़ा है और फेटा सा कसे बिट्टी सिंक की झाड़ू से सटाक सटाक करती हुई आंगन धो रही है। शरद को देखते ही बोला, उठ गए पन्ना भैया, आइए अब जल्दी से निपट लीजिए, आपका नाश्ता रखा है। बड़े जोरों से धुलाई हो रही है। शरद के नीचे उतरते ही बिट्टी सिमट कर एक और खड़ी हो गई। दोनों बच्चे लोटे भर भर कर पानी डाल रहे थे। आज मकान का मुहूर्त है, सो सत्यनारायण की कथा करवाना है। कल से ऊपर की मंजिल का काम शुरू हो जाएगा। आप बाहर निकले तो जल्दी आइएगा भैया। छोटू के स्वर में उत्साह जैसे छलक पड़ रहा था। आज तो यार हम जाने की सोच रहे हैं। नहीं भैया, शंकर पंडित की कथा सुनने तो लोग दूर दूर से आते हैं, आप कल जाइएगा। दूसरे दिन शरद कमरे में अपना सामान ठीक कर रहा था। बाहर छत पर मजदूर गीली सीमेंट की तगारियां भर भर कर दूसरी ओर ले जा रहे थे। धोती की तहमत बांधे ताऊजी खड़े खड़े उसी कमांडरी लहजे में आदेश देते जा रहे थे और मुन्ना ईंट की ढेर पर खड़ा होकर झाँक रहा था। देखो लल्ला भैया, हम कितने ऊंचे पहाड़ पर, यहाँ से तो हम आसमान को छू भी लेंगे। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत